अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह अल्लाह पाक की रहमतों के साए तले होंगे। एक बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट जो है ये मौजू है जिस पर मैं आज बात करने जा रहा हूँ। बात ये है कि जो लोग परदेश में रहते हैं उनके साथ तो ख़ास तौर पर ये मसला है। शुरू में हमने भी उसको इस्तेमाल किया था और बाद में पता चला तो मैंने तो छोड़ दिया। वो है प्रोसेस फूड। प्रोसेस फूड जो है वो डब्बों में पैक होकर आता है और ये जर्मनी से, हॉलैंड से और हांगकांग से, पता नहीं कौन-कौन से मुल्कों से आता है। तो वो प्रोसेस्ड फूड जो होता है वो एक लिक्विड के अंदर होता है। उबले हुए चने भी मिल जाएँगे आपको, शीशे के जार में या गत्ते का डब्बा होता है, ऊपर नीचे टिन लगा हुआ होता है, उसके अंदर उसको आप खोलो या काटो और जो ना वो उबले हुए चने हैं उसका पानी निकाल, जो उसमें पानी में डूबे हैं वो पानी निकाल, कुछ लोग तो पानी समेत पका लेते हैं, वो केमिकल में प्रिजर्व किए हुए होते हैं, महफूज किए हुए होते हैं, वो महफूज करने वाला केमिकल होता है। मैं तो उसको निकाल कर फेंक दिया करता था पानी को और उसको जो ना किसी छन्नी में या किसी ऐसे बर्तन में उसको चनों को या जो भी सब्जी में वो टिन पैक वाली इस्तेमाल कर रहा हूँ पकाने के लिए, उसको मैं धो लिया करता था, उसका पानी गिरा देता था, 2 बार उसको धोता था, फिर मैं उसको पकाता था। लेकिन मैंने बीबीसी के ऊपर देखा कि वो जो बीबीसी को आप गूगल पे सर्च करते हो ना, बीबीसी उर्दू, उसमें सेहत का भी एक ऑप्शन आता है, खेलों का भी ऑप्शन आता है, बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। मैं अक्सर पढ़ता हूँ, मुझे पढ़ने का भी शौक है, वीडियोस भी देखता हूँ, देख नहीं सकता, काम कर रहा हूँ तो सुनता रहता हूँ ताकि मेरी नॉलेज में इजाफा हो। बहुत सारे रिसर्च पेपर आते हैं गूगल पर, मैं उनको सर्च करके पढ़ लेता हूँ। बहुत सारे रिसर्च ऐसी हैं जो मुख्तलिफ यूरोपियन ममालिक में रिसर्च हो रही हैं, यूके में हो रही हैं, अमेरिका में हो रही हैं, फ्रांस में हो रही है, कनाडा में। वो रिसर्च क्योंकि इंग्लिश में होती है या फ्रांसी ज़बान में होती है, हमको समझ में नहीं आती। तो कुछ लोग जो इस काम को समझते हैं कि यार हमारी उर्दू दान तबका है, उनको मालूम होना चाहिए, वो उसको उर्दू में लिख कर शेयर करते हैं और अपने ब्लॉग वगैरह में डालते हैं। तो मैं वो देखता हूँ और पढ़ता हूँ, कुछ वीडियोज़ बना देते हैं लोग तो मैं वो सुनता हूँ, इंडिया, पाकिस्तान के लोग। तो उससे बहुत नॉलेज मिलती है, मालूमात मिलती है। फिर मैं उसको क्रॉस चेक करता हूँ, उसको वेरीफ़ाई करता हूँ। मैं आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से भी मालूम करता हूँ, उसके पास भी बहुत ज़्यादा मवाद है और वो सेकंडों के अंदर आपको गूगल छान के आपके आपको जो मतलूबा मालूमात चाहिए, वो आपको बता देता है। और मैं उसके अलावा खुद अपने तौर पर भी जो ना गूगल में जाकर मैं सर्च करता हूँ, मुख्तलिफ जो है वो रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर बच्चों को तालीम भी दी जाती है और बाकायदा वहाँ पर रिसर्च लेबॉर्ट्रीज भी बनी हुई हैं। कोई पौधों पर रिसर्च कर रहा है, कोई बायोफ्यूल पर रिसर्च कर रहा है, कोई इंसानों के फूड पर रिसर्च कर रहा है, कोई प्रोसेस फूड पर रिसर्च कर रहा है, मुख्तलिफ मेडिसन पर रिसर्च हो रही हैं और हर रोज़ हमारे सामने कुछ ना कुछ नई रिसर्च आती रहती हैं। तो मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। मैंने जो ना प्रोसेस फूड के बारे में जब मालूमात मुझे मिली और मैंने उसको खाना छोड़ दिया, तो आज मुझे ख़्याल आया कि यार प्रोसेस फूड के ऊपर जो ना एक वीडियो बनानी चाहिए। मैं खुद तो ना कोई डॉक्टर हूँ, ना इंजीनियर हूँ, ना कोई रिसर्चर हूँ, लेकिन मुझे मालूमात हासिल करने का बहुत शौक है और मैं उसको अपनी ज़ात के लिए हासिल करना चाहता हूँ और करता भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उससे फ़ायदा होता है और जो लोग मुझसे टच में हैं, उनके लिए भी मैं कोशिश करता हूँ कि यार जो मुझे बेहतरी नज़र आ रही है अच्छी चीज़ों में और जो मुझे नुकसान नज़र आ रहे हैं कुछ बुरी चीज़ों में, उनसे मैं बच रहा हूँ तो दूसरों को भी बचाऊँ और जिन अच्छी चीज़ों की तरफ मैं जा रहा हूँ तो दूसरों को भी मैं उसके बारे में बताऊँ। शायद मेरी बात सुनकर कोई इंसान उस तरफ चला जाए, उसको फ़ायदा हो जाए, या कोई इंसान किसी चीज़ से बच जाए, उसको उसका फ़ायदा हो जाए। मैं आज आपको बीबीसी उर्दू न्यूज़ की एक रिसर्च जो है प्रोसेस फूड के ऊपर, वो आपसे शेयर करने लगा हूँ, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखा है कि टिन पैक खाने हमारी ज़िंदगी और हमारे जिस्मों को कैसे बदल रहे हैं। तो यहाँ पर ये है कि ये 23 मई 2021 का मजमून है और इसका जो मुसन्निफ है वो नकोला टेम्पल के नाम से कोई बंदा है और उसको बीबीसी उर्दू वालों ने उसकी अपनी ज़बान, वो इंग्लिश होगी या कोई और ज़बान होगी, उससे उर्दू में हमारे लिए तो उन्होंने अपने वेबसाइट पर इसको शाया किया है और इसमें हमारा फ़ायदा है। तो उन्होंने बताया है कि महफूज बनाई गई खुराक या प्रोसेस फूड जो डब्बों में पैक होके आते हैं और काफ़ी लॉन्ग टाइम उसकी ज़िंदगी होती है, एक्सपायरी डेट काफ़ी लंबी होती है,
हालांकि अल्लाह पाक ने जो सब्जियां फ्रूट पैदा किए हैं उसकी जो ज़िंदगी मुकर्रर की है वो तो एक मखसूस ज़िंदगी है। आप अपने घर में किसी सब्जी को या सेब को नॉर्मल टेम्परेचर पर रख दें, एक मखसूस टाइमिंग उसकी गुजरेगी कि उसमें बदलाव आना शुरू हो जाएंगे और वो ख़राबी की तरफ और डीकम्पोज होने लग जाएगी। लेकिन उसको प्रिजर्व करके, उसको महफूज करके रखना और लंबे अरसे तक उसको इस्तेमाल करना, तो कुछ चीज़ें हमारे लिए बेहतर रहती हैं, हम इस्तेमाल करते हैं। अक्सर फ्रिज में गोश्त हम रख लेते हैं, फिर फ्रोज़न गोश्त जो होता है या बकरा ईद का गोश्त लोग रख लेते हैं, उसका कोई इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है और इस्तेमाल करते हैं और उसके ऊपर कोई ज़्यादा बोलता भी नहीं है इतना। और लेकिन जो चीज़ें प्रिजर्व करके मार्केट में बेची जाती हैं, फ़रोख्त की जाती हैं, वो हमारी ज़िंदगियों पर कितना और कैसे असर डाल रही हैं, उसके बारे में ये पूरी रिपोर्ट है कि जो महफूज बनाई गई खुराक या प्रोसेस फूड है। तो बंदा बता रहा है, पहली बार जब मेरा इससे सामना हुआ तो मैं कनाडा के एक देहात में था। हुआ ये कि हम 7 एकड़ के फार्म हाउस में अपनी ज़रूरत की 90% खुराक वहीं उगाते थे। अब गर्मियों में हमारा ज़्यादातर वक्त बेफिक्री और जुगनुओं को पकड़ते हुए और प्लस मछली पकड़ने के लिए मेंढक पकड़ते हुए हमारा वहाँ जो ना गुजारा होता था। लेकिन अगस्त की आमद के साथ ही आने वाले मौसम में सरमा की तैयारियां जोर पकड़ लेती हैं। अमूमी तौर पर लोग मौसम सरमा में, क्योंकि बर्फबारी होती है, कनाडा ठंडा इलाका है, तो वहाँ पर वो अपना खाने पीने का सामान वो जमा करना शुरू कर देते हैं जो वो कर सकते हैं। ये ओंटारियो एक ऐसी जगह है कनाडा में जहाँ का मौसम जो है वो मरतूब होता है गर्मा में। तो मछली से लेकर मकई के उबले हुए दानों तक अपने खेतों में पैदा करने वाली वो मछलियों के फार्म बनाते हैं। अगर वहाँ पर कोई लेक होती है, झील होती है, वहाँ से मछलियाँ पकड़ते हैं, वो तो सर्दियों में भी मिल जाती हैं। लेकिन जो 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 खेत हैं, खेतों में तो वो सर्दियों में नहीं उगा सकते ना, बर्फ की वजह से फसल नहीं उगती है। तो मुख्तलिफ चीज़ों को वो लोग महफूज बनाते हैं और सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो बता रहा है कि आजकल प्रोसेस फूड या महफूज बनाई गई खुराक का मफहूम बहुत ही मनफी है। जब भी प्रोसेस फूड का जिक्र आता है तो जहन में प्लास्टिक में लिपटे हुए पनीर का खाका उभरता है, या उसको सिर्फ पानी में मिलाएं और खाएं, और खाने वाले के जहन में मुख्तलिफ इश्तिहार आते हैं प्रोसेस फूड के। तो क्या तमाम प्रोसेस फूड को एक ही जाविये से देखना चाहिए? क्या ये मुनासिब है? हम ये भूल जाते हैं कि खुराक को महफूज बनाने के तरीके में जिद्दत आने की वजह से इसकी ग़िज़ाइयत में अब कुछ बेहतरी आने लगी है। खुराक का ज़िया भी कम हुआ है, वरना प्रोसेस फूड अगर बिकता नहीं है, एक मखसूस उसका उसका टाइम हुआ करता था, पहले कम होता था ना, तो वो फिर प्रोसेस फूड ज़ाया करना पड़ता था। अच्छा, अब क्या है कि खुराक का ज़िया भी अब जो ना जदीद टेक्नोलॉजी की वजह से कम हुआ है। इंसान की जो सेहत है उसको जो है वो देखते हुए प्रोसेस फूड के प्रोसेस जो उसका महफूज रखने का जो प्रोसेस है उसके सिस्टम में काफ़ी सारी तब्दीलियां की गई हैं। नई से नई जदीद मशीनें भी ईजाद की गई हैं, बनाई गई हैं, और उससे अब ये काम चल रहा है। लेकिन सिर्फ ये कह देना कि तमाम प्रोसेस फूड जो है खाने सेहत के लिए बेहतर है, ये भी ठीक नहीं है, और ये कह देना कि तमाम के तमाम नुकसानदेह, तो ये बात भी ठीक नहीं है। ऐसी ग़िज़ा जो 2000 साल तक भी ठीक रह सकती है वो तो शहद ही है। तो अच्छा, ये जो सालम अजनास होती हैं, फलियाँ और दीगर प्रोसेस जो ग़िज़ाएँ होती हैं जो आपकी सेहत के लिए मुफीद भी होती हैं, और इसको मुख्तलिफ इंटरनेशनल कंपनियाँ बेहतर से बेहतर क्वालिटी के साथ उसको प्रिजर्व करती हैं। और बाकायदा बाहर ममालिक में तो ये होता है कि उनके ऊपर जो है वो वहाँ का जो बल्दिया होता है, वहाँ का जो महकमा फूड है, वो इंस्पेक्शन करते ही रहते हैं। मैं तो यहाँ यूएई में रहता हूँ, मैंने यहाँ भी देखा है कि यहाँ पर मुख्तलिफ होटल्स के अंदर, नाई की दुकानों के अंदर और धोबी की दुकानों के अंदर इन सबको लाइसेंस इशू किए जाते हैं। हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है लाइसेंस। और एक ख़ास उन्होंने जो ना एक 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 जो ना वो एक क्या कहते हैं उसको स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि भाई ये स्टैंडर्ड आपको अप्लाई करना है अपनी होटल में, अपने कैफेटेरिया में, अपने नाई की दुकान में, अपने ये जो क्या कहते हैं उसको धोबी की दुकान में। एक ख़ास स्टैंडर्ड उन्होंने मेंटेन किया हुआ है। जो लोग भी नई दुकान खोलते हैं उनको उसके बारे में बताया जाता है, समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, उनकी अपनी ज़बान में भी सिखाया जाता है, उनको बताया जाता है।
उसके बाद जब उनको लाइसेंस मिलता है तो उनका छोटा मोटा कोई इम्तिहान भी होता होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। उसके बाद जब वो दुकान खोलते हैं तो आए दिन इंस्पेक्शन होती रहती है, और अगर उनके मयार के मुताबिक उनकी दुकान नहीं है ना, तो वो उसको फाइन भी मार के जाते हैं, फाइन लगा के जाते हैं। बाद में उनका चेक एंड बैलेंस बढ़ जाता है, टीमें ज़्यादा आने लग जाती हैं, डायरेक्ट उसी दुकान पर आती हैं। तो इतना तो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। ये जो दरहम है इसकी कीमत ज़्यादा होती है, और जब जुर्माना लगता है तो फिर वो बहुत भारी पड़ता है ना, तो इसका बड़ा मसला है और लोग इस बात का बहुत ख्याल रखते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि प्रोसेस फूड जो है ना, उसके बहुत सारे नुकसानात भी हैं। और अब जो प्रोसेस फूड आ रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि सारा ही ख़राब है, लेकिन जो जो जब मैंने इसके बारे में रिसर्च को पढ़ा और देखा और मुझे पता चला ये जिस्म में जाने के बाद क्या करता है, और जो फूड हम सिर्फ एक हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उसको प्रोसेस करके उसको महफूज बनाकर एक एक साल तक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनमें क्या तब्दीलियां वाकई आ जाती हैं और पैदा हो जाती हैं, और क्या वो उसमें उतने विटामिन और मिनरल्स रहते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, तो वो नहीं रहते। आपका पेट तो भर देगा वो खाना, लेकिन ना उसमें वो इतने मिनरल और विटामिन उसके अंदर हैं जो आपकी तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें ताज़ा, या जो हमें खुली सब्जियां मार्केटों में, यहाँ पे तो मार्केटें होती हैं, ठेले तो लगते नहीं है, वहाँ पर जो ना एक खास एक 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 तरीके से उन्होंने उसको मेंटेन करके रखा हुआ होता है। पूरा जो मॉल होता है, पूरी वो जो दुकान होती है, वो एसी होता है पूरा, वो एसी के अंदर एक खास टेम्परेचर पे उन सारी चीज़ों को, फ्रूट्स को रखा होता है। तो वो उस खास टेम्परेचर पे उसकी उसकी अगर ज़िंदगी एक हफ्ता है तो वो 2 हफ्ते तक सरवाइव करता है, चलता है वो फ्रूट, वो सब्जी। तो मैं तो इसी चीज़ को जो ना बेहतर समझता हूँ कि जब भी जाता हूँ बाज़ार से, ख़ास तौर पे मैं करेले, क्योंकि शुगर का मरीज़ हूँ, करेले बहुत शौक से खाता हूँ बचपन से ही। और जब शुगर के मरीज़ के लिए करेले मुझे पता चला कि अच्छे होते हैं, बेहतर होते हैं, तो मैं ख़ास तौर पे हफ्ते में 2 बार, कभी 3 बार, और एक बार तो लाजमी मैं करेले बनाता ही बनाता हूँ। तो जो डब्बे की खुराकें मैं शुरू में ला रहा था और खा रहा था, हम लोग शुरू में अलेन गए, ताकि यहाँ जो हमें जो एक डब्बा मिल रहा है चने का या किसी सब्जी का, वो 2.5 दरम का मिल रहा है। हम अलेन गए, यहाँ से 2 घंटे का रास्ता, बस में बैठ के गए, वहाँ पर वो 1.5 दरम का या पौने 2 दरम का मिल रहा है, तो हमें उसमें जो ना 12 आने का या कभी 8 आने का फ़ायदा हो रहा है। तो ये तो दरहम है ना भाई। तो यहाँ पर तो उसको नुस दरम कहते हैं, और वो जो जिसको हम 4 आने कहते हैं उसको पता नहीं क्या, फुलुस फुलुस 25 फुलुस 25 फुलुस। तो इसका फ़ायदा होता है। तो ये पूरे महीने का राशन खरीद लेंगे तो कितने ही दरहमों का फ़ायदा हो जाएगा। तो इस तरह लाके हमने इस्तेमाल किया शुरू में। लेकिन जब मैं इसके बारे में, अच्छा, मैं ऐसे नहीं कोई भी चीज़ इस्तेमाल करता हूँ, हत्ता कि मैं कोई टूथपेस्ट भी इस्तेमाल करता हूँ ना, उसके बारे में भी तहकीकात कर लेता हूँ, रिसर्च कर लेता हूँ, मालूमात कर लेता हूँ। एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, मेडिसिन भी कोई मैं खाता हूँ ना, तो मैं ऐसे ही कोई मेडिसिन नहीं खा लेता हूँ। मुझे डॉक्टर ने भी लिख के दी है तो मैं फ़ौरन से डॉक्टर पे भी भरोसा नहीं करता हूँ। ये मेडिसिन मैं आपको दिखाता हूँ। ये शुगर की बीमारी में इस्तेमाल होती है, और शुगर को नॉर्मल करने के लिए ये इस्तेमाल होती है। अल्लाह जाने इसके अंदर कौन-कौन से इंग्रीडिएंट्स डाले हुए उन्होंने, क्या-क्या किया हुआ, लेकिन ये शुगर में इस्तेमाल होती है। ठीक है, मैं रोज़ाना 1 टैबलेट सुबह और 1 शाम को खाता हूँ। ये 1000 एमजी की टैबलेट है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ गूगल सर्च पे जाता हूँ, और ये ऊपर तो मेडिसिन का नाम लिखा हुआ है। कोई भी कंपनी कोई भी नाम रख सकती है, लेकिन मेडिसिन के नाम के नीचे जो ना इसका फार्मूला लिखा हुआ है। ये किस फार्मूले के तहत बनी हुई है वो फार्मूला लिखा हुआ है। ये इनका लिखना भी लाज़मी है। और यहाँ पर जो ना इंग्रेडिएंट भी लिखे हुए क्या क्या चीज़ें इसमें डाली हैं। लेकिन मैं यहाँ जाता हूँ फार्मूले के ऊपर, इस फार्मूले को मैं लिखता हूँ गूगल के अंदर, और मैं साथ में लिखता हूँ यूजेज, इसका इस्तेमाल क्या है। तो ये इसके बारे में गूगल बताता है कि भाई ये जो मेडिसिन है या ये जो फार्मूला है, और 1000 mg में लिखता हूँ उसके अंदर ना, तो वो बताता है इसका क्या क्या इस्तेमाल है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। फिर मैं लिखता हूँ इसके नुकसान क्या है, साइड इफेक्ट क्या है इसके, तो फिर वो भी बताता है। वो गुर्दों को अगर नुकसान है तो वो बताएगा। मुख्तलिफ किस्म की रिसर्च सामने आ जाती हैं, वो बताता है इसके ऊपर ये रिसर्च हो चुकी है, ये रिसर्च हो चुकी है, ये रिसर्च हो चुकी है। तो मैं उनको भी पढ़ने की कोशिश करता हूँ, जो जो उर्दू में अवेलेबल नहीं होती, मैं उसको एक एक एक, एक जो ना ट्रांस ट्रांस स्क्रीन ट्रांसलेटर एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड किया हुआ है, उस पर मैं स्क्रीन पर ट्रांसलेट करता हूँ।
तो वो ट्रांसलेट करके उर्दू में बताता है। वो सही 100% सही ट्रांसलेट तो नहीं करता, लेकिन मोटा मोटी बात समझ में आ जाती है, क्योंकि मैं आज से नहीं काफ़ी टाइम से इस तरह की हरकतें कर रहा हूँ। तो मुझे बात समझ में आ जाती है कि यार इसके फ़ायदे क्या हैं, किन किन चीज़ों में इस्तेमाल हो सकती है, इसके नुकसान क्या हैं, उनसे बचा कैसे जा सकता है। फिर मैं ये भी देखता हूँ कि वो कौन से फूड है, वो कौन सी सब्जियां हैं, वो कौन से फल हैं, वो कौन से नट्स हैं, वो 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 कौन सी चीजें हैं आम रोजमर्रा इस्तेमाल में हमारे इस्तेमाल में आती हैं, जो अगर मैं इस्तेमाल करूं तो इस मेडिसिन से मेरी जान छूट सकती है। मैं उसके ऊपर भी रिसर्च करता हूँ। मैंने केला खाना छोड़ दिया, अंगूर खाना छोड़ दिए, मैं नारंगी ऑरेंज खा रहा था, वो भी मैंने छोड़ दिया, शुगर के लिए नुकसान करती है वो। सेब खा रहा था, सेब मैंने खाना छोड़ दिया, लेकिन सेब मैं खा रहा हूँ, ग्रीन कलर का सेब आता है जो शुगर के मरीज खा सकते हैं, ग्रीन कलर का हरा सेब। हम लोग देखेंगे उसको पाकिस्तान में तो बोलेंगे हरा है, कच्चा होगा, लेकिन वो जो ग्रीन सेब है वो होता ही ग्रीन है, और वो शुगर पेशेंट खा सकते हैं, मैं वो खाता हूँ। कोई भी ऐसा फल जिसमें खट्टास मौजूद है, शुगर के मरीज वो खा सकते हैं। अनार में खा लेता हूँ। अंगूर में खट्टास होती है, लेकिन उसके बावजूद अंगूर पर जो तहकीक हुई है उसमें बताया गया है कि जो ज़्यादा मीठे होते हैं और खट्टे कम होते हैं या बिल्कुल खट्टे नहीं होते अंगूर, वो शुगर के मरीजों के लिए नुकसानदेह है। या तो बहुत कम मिकदार में खाए इंसान, या कोशिश करे कि खाए ना, उसके बदले में आप अनार खा लो, या जो भी ऐसा फ्रूट जिसमें थोड़ी बहुत खट्टास है आप वो खा लो। तो और ये जो शुगर का मर्ज जो इंसान को होता है, उसमें अपना मुख्तलिफ किस्म के बेकरी आइटम्स, पापे, बिस्किट और केक वगैरह, बन, डबल रोटी और स्लाइस वगैरह। अच्छा, उसके अलावा हम रोटी और चावल खाते हैं, उससे भी जो ना शुगर का मर्ज इंसान को हो जाता है, उसमें भी शुगर होती है। तो ये जो ग्लूकोज होता है ना, ये तकरीबन सारी ही चीज़ों में होता है, खाने पीने की चीज़ों में, किसी में मिकदार कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना, तो उसकी वजह से हम, अच्छा जैसे जब बंदा जवान होता है तो उसकी बॉडी में ताकत होती है, उसका जो लबलबा है वो अच्छी तरह इंसुलिन बना रहा होता है, और वो जो आप जो भी कुछ खा रहे हो, जो रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, नमकीन बिरयानी खा रहे हो आप, उसमें चीनी तो नहीं है, लेकिन वो अंदर जाके जब प्रोसेस होता है मैदे के अंदर, तो उसमें से ग्लूकोज रिलीज होता है। प्रोसेस के बाद ग्लूकोज रिलीज होता है, और हमारी बॉडी जब वो चलती है, वर्क करती है, काम करती है, तो उस ग्लूकोज को इस्तेमाल करती है एज एनर्जी, एज ए एनर्जी। अगर वो ग्लूकोज हमारी बॉडी जो इस्तेमाल कर रही है हमारी ग़िज़ा से हासिल करके, वो हम ज़्यादा खा रहे हैं, चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, हम उसमें प्रोसेस फूड खा रहे हैं, हम उसमें बेकरी आइटम ज़्यादा खा रहे हैं, और हम जो ना ये पाम ऑयल की चीज़ें बनी हुई ज़्यादा खा रहे हैं, ऑयली चीज़ें बनी हुई ज़्यादा खा रहे हैं, तली हुई चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, ज़्यादा ग्लूकोज बनेगा, कोलेस्ट्रॉल का मसला भी आएगा। और ये ग्लूकोज जो ज़्यादा बनेगा, उसको हमारे अंदर जो लबलबा जो सिस्टम अल्लाह पाक ने बनाया है, जो इंसुलिन रिलीज करता है और वो उसको जो है वो ग्लूकोज को कंट्रोल करती है, वो नहीं कर पाएगा। वो 1 टाइम के बाद 2 टाइम 3 टाइम तक वो कोशिश करता है, ज़्यादा इंसुलिन बनाता है और वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो नहीं कर पाता ना, तो वो जो हमारा ग्लूकोज जिस्म में ज़्यादा बढ़ गया है, वो चर्बी की सूरत इख्तियार करना शुरू कर देता है, हमारे गुर्दों पे चढ़ने लग जाता है, दिल पे चिपकने लग जाता है, खून की नालियों में, खून की जो नसें होती हैं उसके अंदर चर्बी जमा होने लग जाती है डॉट्स की सूरत में। फिर ब्लॉकेज पैदा हो जाती है। मेरी एंजियोग्राफी हो चुकी है, मुझे नहीं मालूम उन्होंने 1 एंजियोग्राफी की है या 2 की है, लेकिन एंजियोग्राफी उन्होंने मेरी की है और मुझे बताया भी नहीं उन्होंने। एंजियोग्राफी की है मेरी ना, दिल का कोई वॉल, कोई शरियान बंद थी, उसको खोला है उन्होंने। ये प्रोसीजर ऐसा था, मैं तो होश में था। मुंह के जरिए, मुंह में मशीन मशीन लगा के हाथों को बांध दिया, पैरों को बांध दिया, पेट पर कमर पर पट्टे बांध दिए। 3-4 डॉक्टर थे, डॉक्टरनियां थी, और मुंह को एक मशीन को चीज फंसा के मुंह खोल दिया। उसमें इतना मोटा उन्होंने पाइप डाला, पाइप के अंदर कैमरा है, उसमें अल्लाह जाने उन्होंने कोई स्प्रिंग डाला, क्या डाला समझ में नहीं आ रहा। वो पूरा दिल तक मुझे महसूस हो रहा था कि यहाँ पे कोई चीज जा रही है। वो उन्होंने किया, उसको खोला, साफ किया, अल्लाह जाने क्या उन्होंने कर दिया। बहरहाल 20-25 मिनट तक ये प्रोसीजर चला, तकरीबन 20 मिनट तक तो चला होगा। मुझे तकलीफ भी हो रही थी थोड़ी बहुत, लेकिन मेरा पेट खाली किया हुआ था उन लोगों ने कि कुछ भी नहीं खाना पूरी रात आपने, और वो जो ना तकरीबन 24 घंटे
या 20 घंटे भूखा रखते हैं आपको, फिर जाके ये प्रोसीजर आपका कंप्लीट होता है। अल्लाह पाक ने मुझे बचाया, मुझे अल्लाह पाक ने सेहत दी, डॉक्टरों ने मेहनत की, कोशिश की, अल्लाह पाक उनको भी जज़ाए खैर दे। सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है यूएई में ना, इन लोगों ने इंश्योरेंस कार्ड बनाया हुआ है, ज़मान बोलते हैं उसको, इंश्योरेंस कार्ड बनाया हुआ है। एक मखसूस रकम भरनी पड़ती है, वो रकम भरने के बाद आप अपना जो ना 1 साल तक इलाज करवा सकते हो और मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में आपका इलाज हो जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी उसको पे करेगी। आपने तो पैसे भर दिए हैं, वो पैसे भरता अरबाब जिसने आपको वीज़ा दिया है। और जब वो आपको पर्चे पे मेडिसिन लिख के देंगे ना, तो आप जब मेडिकल स्टोर पर जाओगे और अपना ज़मान वाला कार्ड दिखाओगे, अगर वो मेडिसिन आपकी 300 दरहम की है ना, तो वो आपको देगा तकरीबन 100 दरहम के अंदर अंदर वो दे देगा आपको। बाकी पैसे जो ना वो इंश्योरेंस कंपनी देगी उसके, और आपको 100 दरहम के अंदर अंदर वो मेडिसिन दे देगा। तो ये लेबर जो लोग हैं उनके लिए सहूलत है, अच्छा है, और ये तकरीबन ममालिक में ऐसा होना चाहिए। जब बाज़ इंश्योरेंस पॉलिसी जो ना वो थोड़ा कम पैसों की होती है, 700 साढ़े 700 दरहम की होती है, फिर 1000 1200 1500 दरहम की होती है, फिर 2-3 हज़ार दरहम की होती है। अलग अलग फीसों के ऊपर अलग अलग बेनिफिट है। कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो डॉक्टर ने मुझे लिख के दी, मैं लेने गया तो बोला भाई ये आपके इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर नहीं आ रही, इसके पूरे पैसे देने पड़ेंगे। पूरे पैसे कितने? 700 दरहम। बोला भाई मैं वापस जा रहा हूँ डॉक्टर के पास, ये दूसरी दवाई लिखवा के लाऊंगा, बोलूंगा ये तो इंश्योरेंस में आई नहीं। 700 दरम, ये तो 1 महीने की आधी सैलरी चली जाएगी 700 दरम, और दवाई भी 1 महीने की है। बहरहाल बात कहाँ से शुरू की थी और कहाँ चली गई। तो मैं कह रहा था प्रोसेस फूड, और मैं कह रहा था कि हम लोगों को जो शुगर हो, पाकिस्तान नंबर 1 दुनिया में हो गया है, जिसको सबसे ज़्यादा शुगर के पेशेंट पाकिस्तान में है, और शुगर का मर्ज बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा हमारी। तो अगर कराची हैदराबाद में देख लो आप, तो इनकी सुबह जो नाश्ता होता है वो भी ज़्यादातर लोगों का बिरयानी से होता है। अब बिरयानी तो नमकीन होती है, वो अंदर पेट में जाके क्या कर रही है वो क्या पता, वो तो रिसर्च हो रही है लोगों के ऊपर तो पता चल रहा है ना। हमारे यहाँ पर तो ऐसे इदारे नहीं है कि 15 20 25 लोगों के ऊपर उन्होंने नजर रखी हुई है और रिसर्च के अंदर उनको शामिल किया हुआ है, उनको मखसूस ग़िज़ाएँ खिलाई जा रही हैं, और हर उनकी जो मुख्तलिफ टाइमिंग है उनके ऊपर उनके टेस्ट हो रहे हैं, और ब्लड टेस्ट हो रहा है, और ब्लड प्रेशर टेस्ट हो रहा है, और उनके ऊपर जो ना 1 साल तक या 6 महीने तक या 2 साल तक उनके ऊपर तहकीक हो रही है। एक मखसूस जो ना वो लोग हैं, ग्रुप है, वो उनके ऊपर जो ना तहकीक कर रहा। तहकीक करने के बाद उन्होंने बताया भाई हमने इनके ऊपर 6 महीने तहकीक की है, या हमने इनके ऊपर 3 महीने तहकीक की है। सुबह उठने के साथ ही इनको फला टूथपेस्ट से हमने ब्रश करवाया है, और इसके बाद हमने इनको इतने इतने ग्राम हमने इनको बिरयानी दी है, इन्होंने खाई है। और बिरयानी खाने के 1 घंटे बाद, वो पेट में जाने के बाद जब वो हाजमे का प्रोसेस शुरू होता है, तो उसके बाद इंसान के जिस्म में उसका असर आना शुरू होता है। तो 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद हमने इनका ब्लड टेस्ट लिया। फिर जब खाना हजम होने का टाइम हो जाता है, यानी कि 4 से 5 घंटे में खाना हजम होने के सिस्टम में काफ़ी हद तक आगे चला जाता है, फिर उनका हमने ब्लड टेस्ट लिया, और मुख्तलिफ हमने उनके टेस्ट लिए, और हमने उनके हार्ट बीट टेस्ट की, मुख्तलिफ रिसर्च करते हैं। तो फिर वो बताते हैं 3 4 5 6 महीनों में, कभी कभी साल में कि इन लोगों को हमने ये वाला खाना दिया, और बाकी के जो ये बंदे हैं इनको हमने ये वाला खाना दिया कि सुबह उठे तो भुने हुए चने दिए, और हमने जो बिरयानी खाने वाले हैं इनको हमने दूध वाली चाय दी, उसमें थोड़ी चीनी डाली 1 चम्मच, और जो ये वाली पार्टी है हमने इनको भुने हुए चने दिए सुबह नाश्ते में। कभी हमने इनको उबली हुई सब्जियां दी नाश्ते में, और हमने इनको दूध वाली चाय नहीं दी, हमने इनको कहवा दिया नाश्ते में। इनका जो है हमने ऑर्गेनिक इनका फूड रखा हमने, और जो काम ये करते हैं वही काम ये भी करते हैं, जो एक्सरसाइज ये करते हैं वो एक्सरसाइज ये भी करते हैं। लेकिन 3 महीने की रिसर्च के बाद ये बात साबित हो रही है कि जो लोग ये जंक फूड खा रहे थे, या शाम को हम इनको बर्गर खिलाते थे या पिज़्ज़ा खिलाते थे, और इन लोगों को शाम को हम जो ना नॉर्मल दलिया दे रहे थे, या जो भी जो ऑर्गेनिक चीज़ें वो दे रहे थे, सबके ऊपर तहकीक करने के बाद वो बता देते हैं कि भाई इन लोगों का ये लाइफ स्टाइल था, ये चीज़ें ये खाते थे, और इनके साथ ये मामलात हुए कि 3 महीने बाद रिपोर्ट आ रही है कि भाई इनकी शुगर इतनी है, ब्लड प्रेशर इतना है, कोलेस्ट्रॉल इतना है, खून की शरियानों के अंदर इनके जो ना जो 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 कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो इतना है, और इनका जो जो दिल है, जो जिगर है, जो फेफड़े हैं, जो लबलबा है, जो ये सारी चीज़ों पे कितना कितना फैट जमा था, चर्बी जमा थी, और 3 महीने बाद कितनी और बढ़ गई है, और इनकी कितनी थी और 3 महीने बाद और कितनी कम हो गई है। वो लाइफ स्टाइल पर लोगों को ला के तहकीक करके तजर्बे करके उसके बाद वो लोगों को बताते हैं, और उनका काम है बताना। वो बताते हैं, और बताने के बाद जो फिर आपकी मर्जी है, आप कौन सा लाइफ स्टाइल गुजारना चाहते हो। आप देखो, मुझे स्ट्रोक हुआ था,
और मेरा जिस्म का आधा हिस्सा मफलूज हो गया था। मैंने तो कलमा पढ़ लिया था और अल्लाह जानता है मुझे नहीं पता था मेरी ज़िंदगी आगे है या नहीं है, या मेरी बॉडी जाएगी पाकिस्तान। लेकिन अल्लाह पाक ने मुझे ज़िंदगी दी, मैं ठीक हो गया माशाल्लाह। वो चंद घंटे 2 घंटे के अंदर अंदर एक मखसूस इंजेक्शन होता है, अगर वो आप लगा दोगे ना मरीज को। अब तो स्ट्रोक सेंटर पाकिस्तान के भी मुख्तलिफ अस्पतालों में बन गए ना स्ट्रोक सेंटर। क्यों स्ट्रोक हो रहा ज़्यादा? हमारे खाने पीने का जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, जो हमारा रहना सहना है, जो हमारा रातों को जागना है, सुबह देर से उठना है, वॉक नहीं करना, वर्जिश नहीं करना, अपने खाना पीने का ख्याल नहीं रखना, और मुख्तलिफ किस्म के जंक फूड खाना, ये वो, इसमें सब में बहुत सारे मसले हमारे साथ पैदा हो रहे हैं और होते ही जा रहे हैं। अवेयरनेस आ नहीं रही, और जो लोग अवेयरनेस देने की कोशिश कर रहे हैं उनसे कोई अवेयरनेस लेने की कोशिश कर ही नहीं रहा, और जिनको पता भी चल जाती है, कुछ सुन भी लेते हैं, किसी को कोई पढ़ भी लेता है, फिर भी उस तरीके से अमल नहीं कर पाते। अब देखो मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, मैं सुबह नाश्ते में पापे खाता हूँ। पापे एक बेकरी आइटम है। पापे नॉर्मली नमकीन होते हैं और कुछ पापे मीठे भी होते हैं। मैं जो खाता हूँ ना वो नॉर्मल पापे हैं, ना वो नमकीन है ना वो मीठे हैं, नॉर्मल है। लेकिन उनको चेक करेंगे तो उनमें थोड़ी बहुत मिठास होगी, ज़्यादा मिठास नहीं है, लेकिन जायके में वो अच्छे हैं, मैं इसलिए वो खाता हूँ। शुरू से पराठे वाले लोग हैं हम तो, लेकिन यहाँ आके पापे खाने पड़ रहे हैं। पहले मैं ब्रेड खाता था, ब्रेड के बारे में मुझे पता चला, एक ब्रेड का स्लाइस आपने खा लिया ना, समझ लो 4 चम्मच चीनी खा ली आपने। वो नज़र तो आएगा आपको स्लाइस बिल्कुल नॉर्मल या फीका या बिल्कुल हल्का सा मीठा महसूस होगा। पेट में जाने के बाद, प्रोसेस होने के बाद, उसमें जो ग्लूकोज रिलीज हो रहा है ना, वो 4 चम्मच चीनी के बराबर रिलीज हो रहा है। कोल्ड ड्रिंक जो हम पीते हैं, रेगुलर वाली कोल्ड ड्रिंक, एक कोल्ड ड्रिंक में कितने 12 चम्मच चीनी होती है। अब उसको पियोगे इतनी ज्यादा मीठी तो नहीं महसूस नहीं हो रही है आपको, लेकिन वो पेट में जाने के बाद जो प्रोसेस होती है तो उसमें से जो ग्लूकोज रिलीज होता है, हर चीज प्रोसेस होने के बाद कुछ चीज दिखाती है साबित। बचपन में हम खेल खेलते थे, वो किसी का ऐनक का चश्मा का जो जो आईना, वो जो शीशा होता है वो मिल गया, या वो अदसा मिल गया वो ऐसे देखने वाला, तो धूप में बैठे हुए घास में आग लगा रहे हैं, नीचे कागज रख रहे हैं, कागज में आग लगा रहे हैं। जब धूप उस पर लग रही है और प्रोसेस होकर जब नीचे से निकल रही है और कागज में आग लग रही है, प्रोसेस होने के बाद आग लग रही है ना, डायरेक्ट धूप से तो आग नहीं लग रही ना। कोई भी चीज प्रोसेस होने के बाद आपको पता चलता है कि हो क्या रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली है, नमक हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, लेकिन नमक हमें कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ वाले जो है ना वो बताते हैं तहकीक के बाद, रिसर्च के बाद, कि एक नॉर्मल वाला चम्मच, ना बड़ा चम्मच ना छोटा चम्मच, एक नॉर्मल वाला चम्मच जो ना पूरे दिन की ज़रूरत हमारी पूरी कर देता है। इससे ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। हम जो चीज़ें बाहर से लेते हैं उनमें नमक होता है, अक्सर चीज़ों में नमक होता है। घर में भी हम जो खाना पकाते हैं उसमें अच्छा खासा नमक होता है, नमक को कम करना चाहिए। उसके बाद चीनी, चीनी का भी बड़ा मसला है। चीनी भी जो है वो हम लोगों को ये जो शुगर हो रही है, ये जो लोग मरीज बन रहे हैं, डायबिटिक हो रहे हैं, इसमें चीनी का बहुत बड़ा अमल दखल है। चीनी तो डारे की जहर है ना, सफ़ेद जहर बोलते हैं अब तो इसको। आप गूगल पे सर्च करो, वाइट पॉइजन किसको बोलते हैं, चीनी को बोलते हैं। उसके बाद जो रिफाइंड ऑयल होते हैं, ये जो मुख्तलिफ किस्म के ऑयल हम अपने घर में इस्तेमाल करते हैं खाने पकाने में, ऑयल में ही खाना पकता है अमूमन, और बरसों से तो सरसों के तेल में पकता था। अब जो है कुछ सालों से वो दूसरे तीसरे चौथे पांचवें ऑयलों में, पकवान में, फलाने में, ढिमके में पकने लग गया है। और वो जो ये कंपनियां रिफाइंड ऑयल बनाती हैं वही घी भी बनाती हैं। अब कौन उसको लेबोरेटरी में ले जाके चेक करवाएगा कि भाई फला कंपनी का ऑयल और घी वो हमारी सेहत के लिए कितना फायदेमंद है और कितना नुकसानदेह। हमारे यहाँ पर तो ये सिस्टम ला माशाल्लाह अगर हो, मेरे इल्म में नहीं है, मैं नहीं समझता कि हमारे यहाँ पर कुछ लोग ऐसा करते हैं काम, और हो सकता है कुछ करते हो, अल्लाह करे ऐसा हो कि कुछ लोग करते हो। बाहर ममालिक में ये होता है, बाहर ममालिक में ये होता है कि कोई इदारा है, कोई 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 यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमारे मीरपुर खास में वो बिठाई डेंटल कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, वहाँ बच्चे बच्चियां जो है ना वो डेंटल डॉक्टर बन रहे हैं। अब जो है वहां पर कुछ बच्चे बच्चियां, कुछ प्रोफेसर, कुछ टीचर, कुछ लेक्चरर मिलके जो ना एक ग्रुप बनाएंगे, रिसर्च ग्रुप। वो दांतों को कौन कौन सी चीजें
नुकसान करती हैं, कौन सी चीजें बचपन में नुकसान करती हैं, कौन सी चीजें जवानी में नुकसान करती हैं, कौन सी चीजें बुढ़ापे में नुकसान करती हैं, किन चीजों से बचना चाहिए, किस तरह बचना चाहिए, कौन सी चीजें छोड़कर उसके मुतबादिल में कौन सी चीजें हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, इस पर वो करेंगे रिसर्च। पढ़ाई अपनी जगह पे, तालीम अपनी जगह पे, रिसर्च भी चल रही है साथ साथ, रिसर्च में लगेगा पैसा। अब हमारे यहाँ पर जो ना शहर में वो देखेंगे कि भाई कौन सा ऐसा इदारा है प्राइवेट या गवर्नमेंट उनको फंड करे, या कौन सा ऐसा प्राइवेट इदारा है या कौन सी ऐसी प्राइवेट दुकान है जिसकी मुख्तलिफ किस्म की शाखें हैं, या कौन सा ऐसा बंदा है जो हमें ये रिसर्च करने के लिए फंड मुहैया करा सके, पैसा हमें दे सके। एक तो हमारे यहाँ पर अल्लाह माफ करे लोगों को इतनी समझ नहीं है कि हम किसी को स्पॉन्सर करेंगे तो हमें उसका कितना फायदा होगा। बहुत सारे फायदे होंगे। मिसाल के तौर पर मैं सरफराज कढ़ाई वाला, ठीक है, सरफराज कढ़ाई वाले के नाम से मीरपुर खास में, हैदराबाद में या मीरपुर खास के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ दुकानें मैंने खोली हुई हैं, और मैं जो ना बुटीक स्टाइल में कपड़े भी बेच रहा हूँ, मेरा कारोबार चल रहा है, पैसा बहुत है माशाल्लाह मेरे पास। तो अगर वो बच्चे बच्चियाँ और जो प्रोफेसर हैं और जो डॉक्टर हैं वो मेरे पास आते हैं या मुझे बुलाते हैं कि सर हम एक प्रोग्राम करना चाहते हैं, उसमें हम आप जैसे कुछ लोगों को बुलाना चाहते हैं जो शहर के जाने माने पैसे वाले लोग हैं, और मुख्तलिफ खैराती काम भी आप लोग करते हैं, हमारा एक मंसूबा है वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं, पेश करना चाहते हैं, उनमें आप सब मिलके हिस्सा ले सकते हो या कोई एक बंदा हमें स्पॉन्सर करके हिस्सा ले सकता है। अब जिन लोगों के दिलों में वाकई कौम का दर्द है, इंसानों का दर्द है, या सारी इंसानियत का और हैवानात का और नेचर का दर्द है जिसके दिल में, जो खुदा तरस आदमी है, वो तो जाएगा ही जाएगा, वो प्रोग्राम में जाएगा, वहां बैठेगा। तो बच्चे बच्चियां प्रोफेसर डॉक्टर जो भी वहां पर लेक्चरार जो भी लोग हैं, वो एक जो ना एक या तो वीडियो दिखाएंगे या बोर्ड पर समझाएंगे, एक लेक्चर देंगे, समझाने वाले 5-5 10-10 मिनट आके समझा सकते हैं, कोई एक ही बंदा आधे घंटे की तकरीर करके समझा सकता है कि हम क्या काम करना चाहते हैं, हम इतने लोग हैं और हमारे पास जो है वो इतनी एबिलिटी है, हम लोग ऐसे लोग हैं, हम रिसर्च कर सकते हैं, हमें इसके लिए एक फंड की जरूरत है, हमें 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, और हमारा 3 महीने का यह प्रोसीजर है। हम 3 महीने में इंशाल्लाह जो जो चीजें बता रहे हैं कि बच्चों के दांत क्यों खराब होते हैं, बच्चों के दांत हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं, हमें बच्चों को किन चीजों से बचाना है, कौन सी चीजें हमें बच्चों को खाने के लिए देनी चाहिए, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो बच्चों को हम ज्यादा खिला सकते हैं, कोई दांतों का नुकसान नहीं है, सेहत का भी कोई नुकसान नहीं है, कौन सी चीजें हैं जो एक नॉर्मल और कम मिकदार में हमें खिलानी है, कौन सी चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं खिलानी, बच्चों के सामने आनी नहीं चाहिए वो चीजें। घर में अगर बड़े इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो बच्चों से छुपा के इस्तेमाल करो, बच्चों को नजर नहीं आनी चाहिए वो चीजें, वो बताएंगे, मुख्तलिफ किस्म की चीजें बताएंगे, बचने के तरीके, नुकसान की बातें, बड़ों जवानों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए, अपने घर में जो आपके वालदेन हैं, दादी दादा हैं, उनकी सेहत केयर किस तरह आप कर सकते हैं, क्या चीजें उनको दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते, और इनमें हमें किन किन चीजों में रिसर्च की जरूरत है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे बच्चे जवान और बूढ़े इस्तेमाल करते हैं और हमें हमें पता ही नहीं है कि उनके फायदे हैं या नुकसान है, हमें उन पर रिसर्च करनी है। रिसर्च के लिए मुख्तलिफ मशीनरी आएगी, मुख्तलिफ केमिकल आएंगे, मुख्तलिफ लोगों को हम कुछ खिलाएंगे, मुख्तलिफ एज के लोगों को हम रखेंगे अपने पास या उनके पास हम जाएंगे, हमें ट्रांसपोर्ट लगेगी, पेट्रोल लगेगा, हमारा टाइम लगेगा, डेटा लगेगा, बहुत सारी चीजें, इसमें हमारा 1 करोड़ रुपया खर्चा है, 3 महीने का प्रोसीजर है, उसमें हम बहुत कुछ कलेक्ट कर लेंगे, बहुत कुछ समझ जाएंगे, हम अपने कॉलेज की तरफ से, हम अपने यूनिवर्सिटी की तरफ से हम एक रिसर्च पेपर जारी करेंगे, बाकायदा रिसर्च पेपर जारी होता है, वो रिसर्च, अच्छा रिसर्च पेपर भेजे भी जाते हैं, आलमी इदारा सेहत को भेज दिया, एशिया की जो सेहत का इदारा उसको भेज दिया, पाकिस्तान में जो सेहत का इदारा है उसको भेज दिया, मुख्तलिफ जगहों पर रिसर्च पेपर भेजे जाते हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज को भेजे जाते हैं, वो उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, बात की तहकीक करते हैं, अंदर डीप में जाते हैं, समझ में आती है, वो सिलेबस में शामिल करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, डॉक्टर बनने वाले बच्चों को। देखो 2024 में मीरपुर खास में ये रिसर्च हुई थी और ये विडाई डेंटल हॉस्पिटल में रिसर्च हुई थी, इतने डॉक्टर इतने स्टूडेंट्स इन्होंने हिस्सा लिया था, इस तरीके से रिसर्च की थी, ये चीजें इस्तेमाल की थी और इस प्रोसेस से गुजरे थे, और उनके बाद उन्होंने ये बात साबित की है बाकायदा कि ये चीजें फायदेमंद है, ये चीजें नुकसानदेह, जिनका हमें पहले पता नहीं था, अब पता चल गया। कुछ साइंसदान, माँ के पेट से साइंसदान पैदा थोड़ी होता है, कोशिश करेंगे तो फिर मामला बनेगा ना। और जो बंदे उसमें पैसा इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं या कर देते हैं, कोई एक बंदा या 2 बंदे या 4 बंदे, उन चारों का नाम आएगा
सरफराज कढ़ाई वाला, फलाना जो ना वो कोई बेकरी वाला है, कोई कोई जो ना किसी भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से है, किसी की बहुत बड़ी मजीद टेक्सटाइल मिल्स, फलानी ऑयल मिल, कोई भी है, उनके नाम आएंगे बकायदा, उनके नाम आएंगे कि उन लोगों ने रिसर्च में हिस्सा लिया है, वो तारीख का हिस्सा बन जाएगी रिसर्च, और उनके नाम सदियों तक जिंदा रहेंगे कि यार ये रिसर्च हुई थी, पाकिस्तान में हुई थी, मीरपुर खास में हुई थी, इतने लोगों ने हिस्सा लिया था और इन लोगों ने फंड किया था, जिस वजह से ये रिसर्च हुई, और इससे इंसानियत को कितना फायदा पहुंचा, इसका अजर भी है, सवाब भी है, नाम भी है। और अगर कहीं किसी मकाम पर उस रिसर्च के बारे में जब भी जिक्र होगा, बताया जाएगा, यही कॉलेज, यही डेंटल जो ना यूनिवर्सिटी या कॉलेज, जब इसके 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 स्टूडेंट्स या इसके डॉक्टर या इसके प्रोफेसर कहीं किसी सेमिनार में जाएंगे, बताएंगे, तो बकायदा उनका बैनर लगा हुआ होगा कि हमारी ये रिसर्च है, उससे ये बातें साबित हुई है, प्रूफ करेंगे, फला जो ना बंदा आके लेक्चर देगा, बताएगा, और उसमें जो ना उन बंदों के नाम भी होंगे जिन्होंने उनको फंड किया, जिन्होंने उनको स्पॉन्सर किया। और आप कोई ऐसा सेमिनार भी करवा सकते हो जिसमें सेहत के बारे में बताया जाए, कराची से डॉक्टर बुलवा लिया, हैदराबाद से बुलवा लिया, इस्लामाबाद से डॉक्टर बुलवा लिया। कुछ लोग तो बगैर पैसों के आ जाते हैं, इंसानियत का दर्द है उनके दिल में, कुछ लोग थोड़े बहुत पैसे लेते हैं, कुछ लोग को ऑनलाइन आप ले सकते हो, टाइम फिक्स कर लो, आपने एक सेमिनार करवा लिया रोटरी क्लब के अंदर, उसमें मीरपुर खास के जो ना मुख्तलिफ स्कूलों से, जो मेडिकल स्कूल हैं या जो कॉलेज हैं, या जो 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 बच्चे भी पैरामेडिकल में मुख्तलिफ, उनको वो लेक्चर सुनवा दिया, बेहतरीन किस्म के उस्तादा को बुलवा के किसी कॉलेज में प्रोग्राम करवा दिया, किसी एक बंदे ने उसको स्पॉन्सर कर दिया, सरफराज कढ़ाई वाले ने स्पॉन्सर कर दिया, तो वो जो भी कुछ वो जो प्रोग्राम हो रहा है जिसको मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ, लोगों को फायदा है, मीरपुर खास के अगर 200 लोगों तक भी वो नॉलेज पहुंच जाएगी, तो आगे वो 2000 और 2 लाख लोगों तक ऑटोमेटिक माउथ टू माउथ पहुंच जाएगी, प्लस व्हाट्सएप के क्लिप बनेंगे, प्लस वीडियो बनेगी, यूट्यूब पर जाएगी, फेसबुक पर जाएगी, इंस्टा पे जाएगी। वो जो बंदा भी पैसे लगा रहा है, उस बंदे की एडवर्टाइजमेंट भी वहां पर होगी, पैनाफ्लेक्स पे लगी होगी, स्क्रीन पे चल रही होगी कि भाई ये सरफराज कढ़ाई वाला है और उसने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, उसने सारी फंडिंग की है, और सरफराज कढ़ाई वाला जो कपड़े बनाता है वो बने बनाए कपड़े बच्चों के भी हैं और उसमें बड़ों के भी हैं, लेडीज के भी हैं, जूते खुद से भी हैं, सारी उसकी एडवर्टाइजमेंट भी चल रही है, उसकी एडवर्टाइजमेंट भी चल रही है। लोग देखेंगे, बोलेंगे बंदा अच्छा है यार, ऐसे ऐसे काम करवाता है और इन्वेस्ट करता है, उसके बाद जाएंगे भी, वो कपड़े लेने भी जाएंगे, मुख्तलिफ चीजें लेने जाएंगे, उसको कारोबार में भी फायदा होगा, माशरे में इज्जत भी बढ़ेगी। जो लोग भी पैसे वाले होते हैं वो पैसा कबर में थोड़ी लेके जाएंगे, कमा रहे तो वो एक दिन में 1 लाख रुपए है, खर्चा उनका एक दिन में 20,000 रुपए, तो जो 80,000 बच रहे हैं वो कहाँ लेके जाएगा भाई? कबर में तो नहीं लेके जाएगा ना, प्रॉपर्टी बनाएगा वो भी कबर में नहीं लेके जाएगा, कुछ भी करेगा, जहाज खरीद ले, कुछ भी कर ले, तो कबर में तो नहीं लेके जाएगा, अच्छे कामों में भी तो लगाता है ना बंदा। और भाई मुसलमानों को तो ये हुक्म है, और गैर मुस्लिम उनके उनके दीन जो जो उनके मजहब है उनमें भी हुक्म है, और बहुत सारे लोग जो किसी दीन को ही नहीं मानते वो लोग भी अच्छे काम करते हैं, करना भी चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए, उससे इंसानियत को, लोगों को फायदा होना चाहिए। तो मेरा आज का जो टॉपिक था वो था प्रोसेस फूड, लेकिन प्रोसेस फूड पर मैंने थोड़ी बहुत बात की है, बाकी बातें बहुत सारी, देखो बात से बात निकल गई, मैं ऐसे कोई घनचक्कर किस्म का आदमी हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है मालूमाती बातें आपको मैंने बताई हैं, अच्छी बातें मैंने आपको बताई हैं, इंशाल्लाह इससे कुछ जानने का, सीखने का मौका मिलेगा, शायद किसी बंदे को मेरी ये बात समझ में आ जाए कि यार हमको हमारे मुल्क में भी मुख्तलिफ किस्म की रिसर्च करनी चाहिए, और उन उन अच्छा रिसर्च करने से हम जो ना अपना फायदा भी कर सकते हैं, नोट भी कमा सकते हैं, जो रिसर्च की उसके बारे में पता चल गया, उसका नुकसान पता चल गया, जिस चीज के बारे में भी रिसर्च की उसकी मेडिसिन बनाने के ऊपर रिसर्च कर लो, कौन कौन सी कुदरती जड़ी बूटियां हैं, कुदरती खाने हैं, कुदरती सब्जी है, कुदरती फ्रूट है, नट्स है, कुदरती चीजों से किस तरह हम वो फला मखसूस चीज हासिल कर सकते हैं और उसको मेडिसिन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उस मेडिसिन से फला बीमारी का इलाज हो सकता है। तजर्बाती बुनियादों पर लोग तजर्बाती बुनियादों पर ये काम करते हैं, जब वो एक मखसूस टाइम तक उन पर तजर्बात होते हैं। बहुत सारे लोग अपने आप को तजर्बे के लिए पेश करते हैं, बोला भाई आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे, 1 महीने तक आपको इस तजर्बे से गुजरना होगा, हम रोजाना आपको थोड़ा सा ना इंजेक्शन लगाएंगे आपको जो ना नस के अंदर,
और इंजेक्शन लगाने के 2 घंटे बाद आप रहोगे हमारे पास ही। इंजेक्शन लगाने के 2 घंटे बाद हम आपका ब्लड सैंपल लेके उसको चेक करेंगे कि जो हमने आपको इंजेक्शन लगाया है उस इंजेक्शन ने आपके ब्लड में जाके क्या तब्दीलियां की हैं, आया कोई नुकसान किया है या फ़ायदा किया है, आया वो इंजेक्शन ठीक है या ठीक नहीं है। हमारा ये 1 महीने का प्रोसीजर है। उस एक अगर वो बंदा रहेगा तो डॉक्टर्स की निगरानी में, अल्लाह ना करे उस बंदे को अगर कुछ हो जाता है, वो इंजेक्शन सबसे पहले तो जानवरों पे इस्तेमाल होता है, चूहों पर, मेंढकों पर। जब वो बहुत अरसे, लंबे अरसे तक जानवरों पर इस्तेमाल कर करके, बंदरों पर कर करके वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि यार अब इसको इंसानों पे इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर वो वॉलंटियर कोई इंसान ऐसे ढूंढते हैं। कुछ लोग तो मुफ्त में अपने आप को पेश कर देते हैं, जो पहले से मरीज होता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई रिसर्च होती है, बोला भाई डायबिटीज, जो शुगर पेशेंट है, टाइप 2 शुगर पेशेंट है, वो हमें चाहिए भाई, 20 बंदे चाहिए। अगर मैं वहां मौजूद हुआ और मुझे उन डॉक्टर्स के ऊपर, उनकी टीम के ऊपर और रिसर्च करने वाले लोगों के ऊपर भरोसा हुआ, मुझे यकीन हुआ ये लोग अच्छे लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, मैं अपने आप को पेश कर दूंगा। कुछ लोग ये होते हैं, वो बोलता है हमें पैसा चाहिए, बोला 1 महीने आपको यहाँ रहना पड़ेगा, बोला ठीक है 1 महीने का 1 लाख रुपए लूंगा। तो जो रिसर्च का फंड होता है ना, उस फंड में से उसको 1 लाख रुपए दे देते हैं। वो 1 लाख रुपए अपने बच्चों को दे देता है और वहां पे वो रहता है, खाता है, पीता है, वर्जिश करता है, जो डॉक्टर बोलते हैं वही करता है, रिसर्च उसके ऊपर चल रही है। रिसर्च का नुकसान ज्यादा नहीं होगा उसको इंशाल्लाह, इस वजह से कि वो पहले जानवरों पर हो चुकी है। जो जानवर अपने अंदर का बॉडी स्ट्रक्चर इंसानों से मुताबिकत रखते हैं, चूहे, मेंढक, बंदर, उनमें जो होना था नुकसान वो हो चुका, उन्होंने उसको बेहतर कर लिया मेडिसिन का। वो टैबलेट है, कैप्सूल है या इंजेक्शन है या कोई गैस लिक्विड शक्ल में कोई कोई वो दवाई है, कुछ भी है, तो वो तो कर चुके हैं उसको। अब वो इंसानों पर टेस्ट कर रहे हैं। इंसानों पर टेस्ट होने के बाद उसका जो रिजल्ट सामने आएगा, उसको देखते हुए डॉक्टर्स, माहिरीन, साइंसदान, मेडिसिन के साइंसदान, वो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि इस मेडिसिन को अवामुन्नास के फायदे के लिए मार्केट में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो हूं तो मैं मशीन की कढ़ाई का कारीगर और बातें मैं कर रहा हूँ साइंसदानों वाली। बात यह है कि मुझे इन चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल करने का बहुत शौक है और मैं करता भी रहता हूँ। और जो बातें मैं बता रहा हूँ, ये बातें एक जगह पर मैंने कभी भी कहीं नहीं सुनी किसी वीडियो में। जो मैं बातें बता रहा हूँ, एक मखसूस बात सुनता हूँ प्रोसेस फूड के बारे में, कहीं पर एक मखसूस बात सुनता हूँ नमक के बारे में, कहीं पर एक मखसूस बात सुनता हूँ चीनी या रिफाइन ऑयल के बारे। अलग अलग वीडियोस, अलग अलग पैराग्राफ, अलग अलग रिसर्च पेपर, अलग अलग चीजें अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीकों से आती हैं। कुछ छोटे होते हैं, कुछ रिसर्च पेपर काफी बड़े होते हैं, उनको बहुत देर तक पढ़ना पड़ता है। एक जगह पर सारी चीजें जमा नहीं है। मैं कोई आपको सामने रिसर्च पेपर तो दिखा नहीं रहा कि भाई ये रिसर्च पेपर है, ये फलानी मैंने वेबसाइट से उठाया और मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ, या इसमें से सीधा सीधा चीजें मैंने निकाली है, नहीं। मैंने खुद उनको पढ़ा है, जो मेरी मेमोरी में रह सका या जो जो मुझे याद रहा और जिनको मैं आसान अल्फाज में आपको समझा सकता हूँ, जो हमारी आपकी जबान है, मैं उसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में भी आएगी। अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। सेहत हज़ार नेमत है। सेहत होगी तो आप पैसा कमा लोगे, अगर सेहत नहीं होगी तो पैसा लगेगा, बर्बाद होगा, पैसा कमा नहीं सकोगे और ना अपने प्यारों का ख्याल रख सकोगे। मुझे इन सारी चीज़ों का ख्याल है, मुझे एहसास है और मैं अपने आप को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने सिगरेट छोड़ने की कोशिश की थी, थोड़े दिन छोड़ी, फिर दोबारा सिगरेट पे लग गया। फिर कुछ अरसे बाद मेरी तबीयत खराब हुई, फिर सिगरेट छोड़ दी, फिर थोड़े दिन छोड़ दी थी, फिर दोबारा सिगरेट में लग गया। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार मैं सिगरेट छोड़ दूँ। हालांकि मैंने यहाँ पर हॉस्पिटल में जाके बात भी की थी कि सिगरेट छोड़ने का कोई प्रोसेस है। उन्होंने बोला यहाँ पर आपको वो कुछ दिनों के लिए दाखिल करेंगे और उसके बाद आपकी वो मेडिसिन चालू हो जाएगी, वो सिगरेट छोड़ने का एक प्रोसेस। अब मैं तो यहाँ नौकरी करता हूँ भाई, नौकर की तो नखरा की मेरे को मैडम छोड़ेगी थोड़ी कि तू 20 दिन अस्पताल में जाके पड़ जा, सिगरेट छोड़ ले अपनी। उनके मामू का बेटा थोड़ी हूँ भाई। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ और इंसान के अंदर थोड़ा विल पावर भी होना चाहिए, जो कि है। और मैंने चीनी बिल्कुल छोड़ दी, जो कि मैं सोचता था मैं चीनी छोड़ नहीं सकता। चीनी वाली चाय तो मैंने पीनी पीनी है लाजमी, लेकिन चीनी बिल्कुल छोड़ दी। नमक, नमक समझ लो बराए नाम डालता हूँ मैं। आटे में तो नमक डालता ही नहीं हूँ जब रोटी पकाता हूँ। खाना खाना खाने में अगर एक छोटा चाय का चम्मच अगर मुझे नमक डालना होता है ना, एक छोटा चाय का चम्मच, मैं एक का आधा भी नहीं डालता, आधे से भी कम डालता हूँ। कोई और बंदा मेरे साथ खा रहा है, भाई तेरे को कम लग रहा है, अपने आगे डाल ले।
मैं तो कम ही डालता हूँ, मैं इतना कम डालता हूँ नमक कि मुझे कम लगे कि हाँ भाई नमक नहीं है खाने में। मैं खुद उसमें फिर नमक डालता भी नहीं हूँ। चीनी, नमक और ऑयल छोड़ दिया, रिफाइन ऑयल। रिफाइन ऑयल में यहाँ पे हयात का, फलाने का, ढिमके का, सूरजमुखी का मैं बहुत इस्तेमाल कर रहा था शारजा में। यहाँ आके जब स्ट्रोक हुआ तो उसके बाद मैंने वो ऑयल भी छोड़ दिया, सरसों का तेल लिया हुआ है वो इस्तेमाल करता हूँ। पहले 1 महीने में मैं 1.5 लीटर की 2 ऑयल की बोतलें खत्म कर देता था। लीटर के हिसाब से ऑयल मिलता है ना। और अब जो है ना, अब जो है तकरीबन 2 महीने, 2.5 महीने, कभी 3 महीने, ये 2 लीटर की सरसों के तेल की एक बोतल खत्म होती है। अगर मैं खाना बनाता हूँ अपने लिए, अकेले के लिए, तो मैं बहुत कम ऑयल डालने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ऑयल भी हमारी सेहत को नुकसान करता है। और आखिर में मैदे की बनी हुई जो चीज़ें हैं ना, वो तो नुकसान करती ही करती हैं, उसमें बहुत एहतियात करनी चाहिए।